चलिएगा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा सर सैयद अहमद खान। और ये जो सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं ये 19 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारी इस सीरीज में, जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में भारत में होने वाले सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। और आप सभी को पता होगा या आप लोगों ने ये नाम कभी सुना होगा, तो सर सैयद अहमद खान इज फेमस फॉर रिफॉर्मर ऑफ मुस्लिम रिलीजन। मुस्लिम धर्म के सबसे इनिशियल या सबसे प्रारंभिक अगर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो जाना जाता है सर सैयद अहमद खान को। ठीक है, और देखिए मुस्लिम धर्म में ना अगर बात करें तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थोड़ा लेट होता है, जैसे हिंदू रिलीजन में काफी पहले से शुरू हो चुका था। राजा राम मोहन राय फर्स्ट नंबर पे हम बोल सकते हैं। इंडियन रिफॉर्मर की कैटेगरी जब शुरू होगी तो पहला नाम ही किसका लिया जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय का। लेकिन जब मुस्लिम रिलीजन में रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या रिफॉर्मर्स की बात करते हैं तो पहला नाम किसका आता है, सर सैयद अहमद खान का आता है, जिन्होंने मुस्लिम रिलीजन में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, कट्टरपन और जो दकियानुसी विचारधाराएं थी, पॉलीगेमी की अगर बात करें, जैसे मुस्लिम धर्म में कई सारे विवाह किए जाते थे पुरुषों के द्वारा, और काफ़ी देखा जाए तो जो तलाक की जो रस्म थी, काफ़ी अचानक से तलाक दे दिया जाता था। इन सारी गतिविधियों पर इन्होंने एक्शन लिया है या फिर इन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है। कहाँ पे, मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम रिलीजन में। ठीक है, और सबसे खास बात अगर देखी जाए तो इन्होंने मुस्लिम्स को इस बात के लिए फोकस किया है, मुस्लिम धर्म के मुस्लिम लोगों को इस बात के लिए रिकॉग्नाइज किया है कि उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन या जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसको फोकस करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही एक मीडियम होगा, वही एक माध्यम होगा जिसके द्वारा मुस्लिमों का डेवलपमेंट हो सकता है, मुस्लिमों में वेलफेयर आ सकता है और वो एक एजुकेशनिस्ट के रूप में डेवलप हो सकते हैं, एक अच्छे रिलीजन के रूप में। और साथ ही इंडिया के पॉलिटिकल मामलों में मुस्लिम्स की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो सकती है यदि वे वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को अपना लेते हैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान का फोकस इस बात पे था कि मुस्लिम्स को फोकस करना चाहिए एजुकेशन पर। सबसे पहला उनका जो कार्य होना चाहिए वो एजुकेशन ग्रहण करना होना चाहिए, और उसके बाद जब वो एजुकेशनिस्ट हो जाएं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब उन्हें पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए और इनिशियल या प्रारंभिक लेवल पर उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई हैं। ठीक है ना, और मुस्लिम धर्म के फर्स्ट रिफॉर्मर के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं। मुस्लिम रिलीजन में रिफॉर्मिस्ट जो मूवमेंट हुए वो काफ़ी लेट होते हैं। सबसे पहला जो है, अगर हम बात करें 1863 में कोलकाता में या कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, और मोहम्मडन लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुस्लिम रिलीजन में डेवलपमेंट हुए हैं, मुस्लिम रिलीजन में रिफॉर्म्स करने की इनिशियल लेवल पर कोशिश की गई थी। तो मोहम्मडन लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई थी 1863 में, दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका कार्य था मुस्लिम्स में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास को खत्म कर न्यू एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नाम में सबसे पहला वर्ड लगा हुआ है सर, और जब यदि ब्रिटिश रूल के टाइम पर हम देखते हैं किसी के भी नाम के आगे अगर सर लगा है, इट मींस कि इट वाज द टाइटल दैट वाज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो टाइटल होती थी, जो उपाधि होती थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, ब्रिटिश राज के द्वारा दी जाती थी, जिसे नाइटहुड कहा जाता था। ठीक है, जिसे नाइटहुड की टाइटल मिलती थी उनके नाम के आगे क्या लगता था, सर लगता था। ठीक है, और महात्मा गांधी की बात करें तो उन्हें भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम के आगे भी सर का टाइटल लगाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में हम बात कर लें। सबसे पहले इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, अगर हम बात करें। सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को, 17 ऑफ अक्टूबर 1817 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। इनका जन्म ही कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और इनके बारे में ऐसा माना जाता है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके ब्रिटिशर्स के साथ या ब्रिटिश राज के प्रति ये काफ़ी लॉयलिस्ट थे, ब्रिटिशर्स के ये काफ़ी सपोर्टर्स थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहायक या सपोर्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कार्य भी किया करते थे, ये जॉब भी किया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है,
ये एक ज्यूरिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, एक जज के तौर पर जाने जाते हैं। इनिशियल लेवल पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर कार्य करना शुरू किया था। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जॉब करते हैं, कार्य करते हैं और एक न्यायाधीश के पद पर ये रहे हैं, न्यायाधीश के पद तक ये पहुंचे हैं। इन्हें ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में अच्छी खासी तरीके से इंफॉर्मेशन थी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कि आखिर ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी है, ब्रिटिशर्स की क्या नीतियां हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि ब्रिटिशर्स के क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के सपोर्टर रहे हैं। अब देखिए इसके पहले एक पॉइंट और जो आपको समझना है कि मुगल इंपीरियर्स जो थे, मुगल शासक जो थे, उनके साथ सर सैयद अहमद खान के काफी रिलेशनशिप रहे हैं, काफी रिलेशन रहे हैं किसके साथ, मुगल इंपीरियर्स के साथ। और अब आप लोग टाइम को देखें अगर तो आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर सैयद अहमद खान जो लास्ट मुगल इंपीरियर थे जिनका नाम क्या रहा था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय से भी रिलेटेड है। इनसे देखिए इनके जो ग्रैंडफादर या इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर, ये मुगल इंपीरियर जो अकबर प्रथम और जो अकबर द्वितीय थे ना, इनके यहाँ पर क्या करते थे, ये उनके दरबार में कार्य किया करते थे। तो इनके दरबार के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, अकबर और अकबर जो बहादुर शाह जफर और अकबर प्रथम और अकबर द्वितीय जो थे, उनके दरबार के अधिकारी हुआ करते थे इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझे। अकबर सेकंड इज द सेकंड लास्ट मुगल इंपीरियर, उनके बाद आए थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो अकबर द्वितीय और अकबर प्रथम के कोर्ट के ऑफिसर हुआ करते थे कौन, इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर। ठीक है, अगर हम इनकी डेथ या इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी, वो हुई थी 27 ऑफ मार्च 1898 को, 27 ऑफ मार्च 1898 में, 1878 नहीं होगा, 1898 में इनकी मृत्यु होती है। कहां पर होती है, अलीगढ़ में होती है। और सबसे खास बात जो पूछी जाती है, सर सैयद अहमद खान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको भी फाउंड करने का कार्य किसने किया था, जो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्टेब्लिश की गई थी। 1885 में 1885 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। और ये यूनिवर्सिटी को बनवाने वाले भी कौन थे, सर सैयद अहमद खान ही थे। ठीक है, मुस्लिम्स को जागरूक करने के लिए, मुस्लिम में वेस्टर्न एजुकेशन या एजुकेशन लाने का जो कार्य सबसे इनिशियल लेवल पर अगर किसी ने किया है, या हम कहें कि ये पायोनियर भी हम बोल सकते हैं, शुरुआत जिन्होंने की है वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड की है 1885 में। ये पॉइंट, ये ईयर ध्यान रखिएगा आप लोग। इनका जो पूरा जीवन था वो मुस्लिम एजुकेशन में, मुस्लिम एम्पावरमेंट में, ठीक है, और मुस्लिम के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, मुस्लिम को वेस्टर्न एजुकेशन देने में ही क्या हुआ है, बीत गया। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन भर मुस्लिम्स में एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश की है। इस डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है। इन्होंने, जैसे मैंने बोला कि ये ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट थे, ब्रिटिशर्स के जॉब किया करते थे, ब्रिटिश रूल के समय ही ये सबसे हाई मोस्ट रैंक यानी कि न्यायाधीश या जज की पोस्ट तक पहुंचे थे मुरादाबाद में। ठीक है, ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से मुस्लिमों में एम्पावरमेंट किया जा सके, मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट किया जा सके, मुस्लिम्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके या साइंटिफिक एजुकेशन उन्हें दी जा सके। किसके सपोर्ट से, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से। ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से मुस्लिम्स का डेवलपमेंट और मुस्लिम्स इंडियन पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग बन सके, भारत की राजनीति में मजबूत स्थिति में आ सके। ठीक है, क्योंकि देखा जाए ना तो उस दौर में ऐसा था कि कई बार ऐसा होता था कि मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स इनके बीच में काफी गहराई उत्पन्न हो जाती थी, काफी ज्यादा डिस्प्यूट पैदा हो जाते थे और सारे के सारे मुस्लिम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसा बीच में कई बार होता। और जैसे कि 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 का रिवोल्ट, हालांकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हम जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है हमने वो शुरू कर दिए थे। तो ये टॉपिक होने के बाद हम 1857 का रिवोल्ट डिस्कस करेंगे। तो जो रिवोल्ट था, उस रिवोल्ट का जो कारण समझते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय पर उस रिवोल्ट में जो लीडर बनाए गए थे, भले ही नॉमिनल लीडर जो बनाए गए थे, वो बनाया गया था बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर को ड्यूरिंग द रिवोल्ट डिक्लेयर किया गया था इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान,
शहंशाह हिंदुस्तान कहा गया था या इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान कहा गया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। और भी कई ऐसी बातें थी जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि इस रिवोल्ट का जो बेसिक कारण थे मुस्लिम्स थे, और मुसलमानों के कारण ये रिवोल्ट हुआ था और ये रिवोल्ट का कारण मुस्लिम्स को समझा जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स के प्रति काफी ज्यादा नाराज थे, काफी ज्यादा उनके साथ वो हॉस्टिलिटी पाल रहे थे, ठीक है। और मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के साथ दुश्मनी निभा रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के बीच में काफी दुश्मनी पैदा हो रही थी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी यहाँ पे डेवलप हो रही थी। बिफोर 1857 रिवोल्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने चरम पर थी, अपने एकदम हाई मोस्ट कंडीशन पर थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर 1857 रिवोल्ट मुस्लिम्स में रिफॉर्म करने की कोशिशें होती है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिशें होती है, रिलीजियस रिफॉर्म्स करने की कोशिशें होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स भी मुस्लिम्स के सपोर्ट में आते हैं और मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो डेवलप होने लगता है। और इसे डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी रहती है? सर सैयद अहमद खान की रहती है। तो सर सैयद अहमद खान बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे और मुस्लिम और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में इन्होंने अच्छे रिलेशनशिप या एक बॉन्ड बनाने की काफी कोशिश की, ठीक है। क्योंकि इनका मानना था, इनको ऐसा लगता है कि या इनकी ऐसी आइडियोलॉजी थी कि अगर इंडिया में हम शासन की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं, या फिर अगर ब्रिटिशर्स अगर नहीं होंगे तो इंडिया में रूल किसका होगा? हिंदू का होगा या मुस्लिम का होगा? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रूल इंडिया में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए ब्रिटिश रूल आवश्यक है। और यदि ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे हैं, तो उसके पहले मुस्लिम्स को एजुकेशनिस्ट होना जरूरी है, मुस्लिम्स में एजुकेशन आना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ आइडियोलॉजी रही है किसकी? सर सैयद अहमद खान की। इन्होंने इंडिया में यूनिटी के लिए भी काफी काम किया। इनिशियल लेवल प्रारंभ अपने जीवन, अपने करियर के प्रारंभ में इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफी कार्य किए, ठीक है। हालांकि बाद में अगर देखा जाए इनके जीवन के लास्ट स्टेज या अंतिम स्टेज या अंतिम चरण में अगर हम देखें तो ये थोड़े से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई जो है वो पैदा हुई है इनकी कुछ आइडियाज के कारण, इनकी कुछ मूवमेंट के कारण। तो यहाँ पे ना इन्हें हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। इनिशियल लेवल पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे जब जीवन के ये अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में इनकी कुछ एक्टिविटी के कारण मुश्किलें या फिर कुछ विवाद भी डेवलप होते हैं, कुछ विवाद भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी है 1859 1859 में। तो इनकी एक बुक का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1859 में, और आप सभी को पता है 1857 में ही रिवोल्ट हुआ था। और ये जो है काफी बड़ी पोस्ट तक पहुंच चुके थे, जज की पद तक पहुंच चुके थे, और लीगल मामलों के अच्छे खासे इनको नॉलेज थी, क्योंकि ये लीगल मामलों से रिलेटेड काम किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को ये अच्छे से समझ चुके थे, या उसके लिए मामले में ये काफी एक्सपीरियंस थे। तो इन्होंने क्या है, एक बुक लिखी थी 1859 में 1859 में, और इस बुक का नाम जो था वो था असबाग ए भगवत ए हिंद। असबाग ए भगवत ए हिंद। चलिए लिख देता हूं नाम में। असबाग ए भगवत ए हिंद। और अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में अगर इस बुक का नाम लें, तो इंग्लिश में इस बुक का जो नाम होगा वो होगा द कोज ऑफ द इंडियन म्यूटनी। क्या होगा? द कोज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो भारत में जो इंडिया में जो म्यूटनी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट के क्या कोजेस हैं, उस रिवोल्ट का मेन कोज क्या है, वो बताने की कोशिश की है सर सैयद अहमद खान ने अपनी इस बुक में, जिसका नाम है असबाग ए भगवत ए हिंद। इट मीन्स द कोज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है ना। जब हम आर्म्ड रिवेलियन बोलते हैं, जब हम सैन्य विद्रोह बोलते हैं, तो उसी के लिए जो टर्म यूज होती है वो क्या होती है? म्यूटनी। इट मीन्स देखिए, हम अगर 1857 के रिवोल्ट की बात करें, अब आप समझें इस बात को, जब हम 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक इंडियन हिस्टोरियन से एक भारतीय इतिहासकार हैं, और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन से ब्रिटिश इतिहासकार हैं।
तो ब्रिटिश हिस्टोरियन इस इवेंट को म्यूटिनी कहते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन इस इवेंट को क्या कहते हैं? म्यूटिनी। ठीक है, आर्म्ड म्यूटिनी, इट मींस सैन्य विद्रोह। जबकि इंडियंस इसे रिवेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेलियन। और रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, तो रिवेलियन एक एक्सट्रीम टर्म होती है, एक बड़े विद्रोह को हम एक बड़े टर्म में यूज करते हैं। जबकि म्यूटिनी एक स्मॉल टर्म होती है। म्यूटिनी का मतलब होता है एक सेना की एक टुकड़ी या एक बटालियन जो आदेश मानने से इनकार कर देती है और विद्रोह करती है। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा है? म्यूटिनी कहा है। जबकि इंडियन हिस्टोरियंस या इंडिया के जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा इसे रिवेलियन कहा गया है, इसे विद्रोह कहा गया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारे कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी पॉलिटिशियन या क्रांतिकारी इतिहासकार रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम काफी फेमस है, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का। और बी.डी. सावरकर की अगर बात करें तो काफी महान क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, द इंडियन जो इन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट पर लिखी है, 1857 के रिवोल्ट पर लिखी है, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे बोला गया है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष या पहला युद्ध कहा गया है बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि इस म्यूटिनी का या इस रिवोल्ट का जो बेसिक कारण था वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की नीतियां थी। और इन्हें ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में ठीक तरह से इंफॉर्मेशन थी, ठीक तरह से नॉलेज था, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हें ब्रिटिश जॉब में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ये नौकरी किया करते थे, उनके अंतर्गत एक न्यायाधीश के पद पर हुआ करते थे, तो इन्हें काफी जानकारी थी। और इन्होंने उस समय ब्रिटिश पॉलिसी को काफी क्रिटिसाइज किया, काफी उनका विरोध किया। ठीक है, और उसी के कारण ये रिवोल्ट हुआ है, ये भी इन्होंने बताया है। और ब्रिटिशर्स के इस दौरान इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये समझें आप कि इन्होंने मुस्लिम्स में के सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काफी सारे काम किए हैं। ये चीज आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ ये भी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे आगे की हम बात करते हैं। इन्होंने क्या किया है, मुस्लिम्स के बीच में जो दकियानूसी विचारधाराएं थी, ठीक है, जो रिजिडिटी थी, जो ऑर्थोडॉक्सी थी, उनको हटाने की कोशिश की है, उनको हटाने के प्रयत्न किए हैं। ठीक है, रिजिडिटी को, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को, जो कट्टरपन मुस्लिम्स में था, जो दकियानूसी विचारधाराएं थी, उनको खत्म करने के इन्होंने काफी प्रयत्न किए हैं, काफी कोशिशें की हैं। और किस तरह से इन्हें हटाया जाए, किस तरह से इन्होंने हटाने की कोशिश की है, इसके लिए इन्होंने मुस्लिम्स को साइंटिफिक एजुकेशन यानी वैज्ञानिक शिक्षा और जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन है, उसको देने की कोशिश की है, या उसकी और मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी फाउंड किया था। तो आप लोग ये समझे, मुस्लिम्स में जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो रिजिडिटी थी, जो कट्टरपन था, जो बैड रिचुअल्स थी, जो बुरी नीतियां थी, या जो बुरी पद्धतियां थी, या जो बुरे रिचुअल्स थे, परंपराएं थी, जैसे पॉलीगैमी हो गया है, ठीक है, या फिर जो तलाक की जो एक्टिविटी मुस्लिम रिलीजन में की जाती थी उस दौरान में, ठीक है, महिलाओं की जो कंडीशन खराब थी, ठीक है, तो और भी कई सारी ऐसी, जैसे एजुकेशन को लेकर जो सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, इग्नोरेंस जो मुस्लिम्स में था, और वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो वेस्टर्न एजुकेशन की ओर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती थी। क्योंकि जो देखिए, जो मुस्लिम्स थे ना इनिशियल लेवल पर 1863 के पहले अगर हम बात करें, जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ उसके पहले बात करें, तो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के भी जो मुस्लिम्स थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति और वैज्ञानिक शिक्षा के खिलाफ थे। ये तो 1863 में जब कैलकाटा में मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन बना, और फिर सर सैयद अहमद खान ने जिस तरह से मूवमेंट शुरू किए, फिर इकबाल और कई सारे ऐसे मुस्लिम रिफॉर्मर्स अभी आए हैं जिन्होंने मुस्लिम्स में एजुकेशन और साइंटिफिक अप्रोच लाने की कोशिशें की हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जो फोकस है वो मुस्लिम एजुकेशन को लेकर था, और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फाउंड किया था, अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने चलाया था। मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में स्टेब्लिश किया गया था 1885 में, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने
एक फंड बनाया था और भारत के, इंडिया के कई सारे एरिया से उनको हेल्प की गई थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी धर्म के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है। और इसी तर्ज पर फिर हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। जो किसने की थी? तो वो की थी आपके पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। ऐसा बोला जाता है सर सैयद अहमद खान के बारे में, ऐसी विचारधारा है इतिहासकारों की। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि ही एंड हिज फैमिली आर डिसेंडेंट टू पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो ऐसा मानना है कि इनका परिवार या फिर इनकी जो फैमिली थी ये पैगंबर साहब या मोहम्मद साहब के क्या थे? डिसेंडेंट थे, यानी कि उनके परिवार से, उनकी फैमिली से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है, ऐसा भी लोगों का मानना है, ठीक है, कि दे आर डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद साहब, पैगंबर या प्रोफेट मोहम्मद साहब के क्या थे? ये डिसेंडेंट थे या उनसे रिलेटेड थे, ठीक है ना, ये बात समझे। 1838 में इन्होंने क्या किया है? 1838 से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करना शुरू किया एज अ क्लर्क की पोस्ट पर इन्होंने ये अपॉइंट हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में 1838 में। तो ये एक पॉइंट आप लोग समझेंगे कि यहां से इनका करियर शुरू होता है। हालांकि इसके पहले भी वो कुछ कार्य या वर्किंग में थे, बट यहाँ पे हम एक खास बात समझें कि 1838 में ये क्लर्क की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1838 में किस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं? क्लर्क की पोस्ट पर, ठीक है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय की हम बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। तो ये हिंदू धर्म के महान रिफॉर्मर्स के रूप में माने जाते हैं, एक अच्छे रिफॉर्मिस्ट के रूप में माने जाते हैं, सोशल और रिलीजियस दोनों। और जब मुस्लिम्स की बात करेंगे ना, तो पहला नाम अगर आपके दिमाग में कोई आएगा तो वो किसका आएगा? सर सैयद अहमद खान के बारे में आएगा, ठीक है। इसलिए हमें कई सारी चीजें हैं जो इनके बारे में पढ़ना जरूरी होगी, इनके बारे में जानना जरूरी होगी, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि आगे जो होगा ना, आगे जो मुस्लिम्स करने वाले हैं इंडिया में, आगे जो मुस्लिम्स की आइडियाज होंगे, आगे जो मुस्लिम्स के अप्रोच होंगे, उसमें बहुत कुछ काफी सारी जो आइडियाज हैं, काफी सारी जो आइडियोलॉजी है वो किससे रिलेटेड होने वाली है? वो सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी से होने वाली है, ठीक है, या इनसे रिलेटेड वो काम करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए जो आधार बनाया है, जो बेस बनाया है, और सबसे खास बात जो एजुकेशन और साइंटिफिक अप्रोच के लिए मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने का काम किया है, जो स्ट्रगल किया है, वो किसने किया है? वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा महान कार्य हम बोल सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक उस समय पर जो मुस्लिम्स थे वो इस दृष्टिकोण में थे, इस आइडिया में थे कि उन्हें इस ओर फोकस नहीं करना है, बट इन्होंने उन विचारधाराओं को, उन मुद्दों को, उन चीजों को क्या किया है? चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। तो 1838 में क्लर्क की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, और 1840 में 1840 में ये मुंशी बन जाते हैं, ये मुंशी की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये मुंशी की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं 1840 में। मुंशी या मुंसिफ का पद हुआ करता था उस समय पर, जो जुडिशरी से रिलेटेड होता था। तो 1840 में ये मुंशी के पद पर पहुंच गए हैं, मुंशी के पद पर आ चुके हैं। और 1858 आते आते 1858 तक आते आते 1858 आते आते अगर देखा जाए तो ये मुरादाबाद कोर्ट में काफी हाई रैंक तक पहुंच जाते हैं। और आप सभी को पता है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। मुरादाबाद के न्यायालय में, मुरादाबाद के कोर्ट में काफी हाई रैंक पर पहुंच जाते हैं, काफी उच्च पोस्ट तक पहुंच जाते हैं 1858 आते आते। तो जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में इन्हें काफी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये ऑब्वियसली लीगल मामलों से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, न्याय या कानून से संबंधित मामलों से जुड़े हुए काम में ये लगे हुए हैं। तो इन्हें ब्रिटिश पॉलिसी का काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, काफी ज्यादा जानकारी थी। इसलिए आप देखते हैं कि 1859 में जब इन्होंने बुक लिखी और इसके एक साल पहले 1857 में ही रिवोल्ट हुआ था, तो 1859 में अपनी इस बुक में इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी को सबसे बड़ा कारण बताया था, इस म्यूटिनी का, इस विद्रोह का, ठीक है। और आप सभी को पता है कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत में ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी से लेकर अगर हम बात करें तो लॉर्ड बेलेजली हो, चाहे लॉर्ड
कॉर्नवालिस हो, इन लोगों की जो पॉलिसी रही थी, इन लोगों की जो नीतियां रही थी, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर सोशल हो या जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो या जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, वो सारी की सारी जो पॉलिसी थी वो इंडियन रूलर्स, इंडियन पब्लिक, इंडियन ट्रेडर्स और इंडिया की सभी कम्युनिटी के लिए, बस आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें जैसे जमींदार हैं या जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके को छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या थी, दुष्कर थी, सभी के लिए हार्मफुल पॉलिसीज थी। और वही कारण था, जैसे आप लोग देखते हैं कि कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया गया, जिससे जमींदारों को तो फायदा हुआ लेकिन फार्मर्स की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गई थी। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली की अगर बात करें तो लॉर्ड बेलेजली ने जिस तरह से सहायक संधि का कंसेप्ट लेकर आया था, समझ गए, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट लेकर आया था और कई सारे इंडियन स्टेट्स को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, उस सब्सिडरी अलायंस के द्वारा इंडियन रूलर्स की जो पावर थी, इंडियन रूलर्स के जो शासन करने के राइट्स थे वो धीरे धीरे खत्म कर दिए थे। इसी तरह लॉर्ड डलहौजी ने अपनी पद्धति, अपनी नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है और हड़प नीति के रूप में जानी जाती है, उसके द्वारा कई इंडियन स्टेट्स को क्या कर लिया था, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ले आया था। और वो इंडियन स्टेट्स जो इंडियन रूलर्स रन कर रहे थे उसमें भी ब्रिटिश रेजिडेंट की लगातार इंटरफेयर किए जाते थे और वो एरिया जो पूरी तरह ब्रिटिशर्स के रूल में था, ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में था, वहां पर भी हर एक कम्युनिटी के लोगों को काफी परेशानियां या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो इंडियन के काफी अगेंस्ट थी, इसी कारण ये रिवोल्ट हुआ और इन सारी चीजों से अवगत थे सर सैयद अहमद खान। वो जानते थे कि मुस्लिम्स की, ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी है और ब्रिटिशर्स कितने चालाक हैं, कितने एजुकेशनिस्ट हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं। और इंडिया के जो हिंदू हैं, जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, वो इन चीज़ों में समझ चुके हैं और वो पहले से उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है, रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए हैं। इसलिए वो मुस्लिम्स को भी इस और आगे बढ़ाना चाह रहे थे और वो इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या थे, दृढ़ निश्चयी थे, काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं अब।